EIS के मेजबान भी हो, भोपाल के लोगों को मेजबानी करनी है। और इसलिए मैं आप सबको निवेदन करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट के तो नए आयाम इसमें खोजें ही खोजें, पर यह सुनिश्चित हमें करना है कि ये कार्यक्रम, ये इवेंट मध्य प्रदेश ही नहीं, भोपाल के लिए भी बहुत इतिहास का एक बड़ा हिस्सा बन सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार से अभी पिछले 1-1.5 साल में माहौल बना है, मुझे लगता है कि उस माहौल को हम पूरी तरह से इस 2 दिनों में कैपिटलाइज करेंगे और नए हमारे इन्वेस्टमेंट के नए आयाम स्थापित होंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं और फिर आप सबसे निवेदन करता हूं, भोपाल के होने के नाते, भोपाली होने के नाते, कि ये 2 दिन हम सबके लिए मेजबानी के 2 दिन हैं। जो आए उसे लगना चाहिए कि भोपाल में एक अच्छा इवेंट हुआ है, यह भी हमें सुनिश्चित करना है और भोपाल के माध्यम से मध्य प्रदेश में नए इन्वेस्टमेंट के हम आयाम स्थापित करें, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और विभाग को भी, राघवेंद्र जी को और इनकी पूरी टीम को भी, कि विगत 1 वर्षों में एक अच्छा इकोसिस्टम मध्य प्रदेश में बना है। मुझे लगता है कि ये 24 और 25 का दिन मध्य प्रदेश और देश में इन्वेस्टमेंट के लिए नए आयाम स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री के युवा कल्याण एवं सहकारिता। और अब वो बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा आ चुका है प्रोत्साहन राशि का। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे मैं चाहूँगा कि माननीय के समय को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में आप अगर अपनी बात रखना चाहें। मैं कुछ एक नाम यहाँ पे जो देख पा रहा हूँ, श्री राधाशरण गोस्वामी जी इंडस्ट्री एसोसिएशन से हैं। माइक उनको कॉर्डलेस माइक दे दें प्लीज़। मैडम माइक दे दें जल्दी। और आग्रह केवल यही है कि सर के समय को ध्यान में रखते हुए जितना संक्षेप में अपनी बात। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने, आपके नेतृत्व में पूरी सरकार ने जिस तरह से अभी मेहनत की है, वाकई में चमत्कार करने वाली है। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा है हम लोगों का। जो अभी लोग गोल्ड में निवेश करने वाले थे, प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले थे, उनका सबका मन, मेरे मित्रों का सबका, ये हो गया कि अब इंडस्ट्री में करना है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इतने सालों में अक्सर लोग कहते थे इंडस्ट्री में आए नहीं आए, क्या करना है क्या नहीं करना है, निवेश प्रॉपर्टी में करना है, हर कोई दौड़ लगा रहा था एग्रीकल्चर लैंड खरीदने में या प्रॉपर्टी खरीदने में। लेकिन आपके प्रयासों से मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि पूरा भाव चेंज हो गया हम लोगों का कि अब निवेश में करना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी समृद्धि अगर आ सकती है तो केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आ सकती है। अभी पर कैपिटा 1,47,000 है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं अपने अध्ययन के आधार पर, बहुत गहन अध्ययन के आधार पर, कि मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम आपके प्रयासों से हर साल लगभग 30% बढ़ने वाली है और ये पड़ोसी राज्यों के बराबर पे पहुंच जाएगी केवल आपके कार्यकाल में। और आप इसी में करिए। हम सब लोग मिलके छोटे छोटे जो मुद्दे हैं वो अलग से बैठेंगे, कोई अभी ये समय नहीं है, लेकिन आपने जो प्रयास किया है वो बहुत ही अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे और जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं, फार्मा है और इंजीनियरिंग है, उस पर आपको फोकस करना है और उसमें जो छोटी छोटी सी बाधाएं हम आपसे चर्चा करेंगे उनको सुधार। संक्षेप में अपनी बात रखने के लिए गोस्वामी जी का शुक्रिया। मैं श्री अतीत अग्रवाल साहब हैं लघु उद्योग भारती से, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका और माननीय चेतन कश्यप जी, आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब से आप मुख्यमंत्री बने और विभिन्न रीजनल समिट के माध्यम से जो एक पूरे प्रदेश में जो औद्योगिक वातावरण आपने तैयार किया, वो वास्तव में अपने आप में अद्भुत और अकल्पनीय था। और अब जो है एक रीजनल समिट के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएगा, वह भी वास्तव में बहुत सुखद है और लघु उद्योग भारती उसका हार्दिक स्वागत करती है। अभी जो वर्तमान में आपने नई नीति में जो 1.3
फैक्टर नए नए विकास खंडों के लिए जो पूरा जहां पर उद्योग नहीं है वो वास्तव में स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि पूरे प्रदेश पर आपकी नजर है ये दिखाता है और आपकी दूरदर्शिता को बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अतीत जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री विजय गौर साहब से, अध्यक्ष गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, आप हैं? हेलो, आप बोलें प्लीज। आदरणीय श्री मुख्यमंत्री- विजय गौर साहब। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय एमएसएमई मिनिस्टर चेतन कश्यप जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस तरह की जो इन्वेस्टर समिट भोपाल में पहली बार आयोजित की जा रही है, इसके लिए आपको पूरा जिया परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो पॉलिसी इस बार जो आयोजित करी गई है, इसके लिए भी हम माननीय एमएसएमई मिनिस्टर और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसे कि वो ट्रांसपोर्ट को लेके जो सब्सिडाइज किया गया है, ये बहुत ही एक ऊर्जावान कदम है जो एक्सपोर्ट में अहम भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री अनिल सिरवैया जी से, जो डिक्की के प्रतिनिधि हैं, संक्षेप में अपनी बात रखने के लिए। माइक इन्हें दे देंगे प्लीज। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जी, सबसे पहले तो मैं डिक्की की ओर से और हमारे सभी एंटरप्रेन्योर्स और उद्योगपतियों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ कि जो नई पॉलिसी आप लेकर आए हैं उसमें आपने काफ़ी अच्छे प्रावधान किए हैं और उसमें एक समावेशी विकास की झलक दिखाई देती है। और जो क्षेत्रीय स्तर पे जो अतिरिक्त आपने उसमें प्रोत्साहन जोड़े हैं, निश्चित तौर पे वो सभी वर्गों के लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वो इंडस्ट्री में आएँ और एमएसएमई सेक्टर में आएँ। इसके अलावा जो अन्य पॉलिसियाँ अभी कैबिनेट से अप्रूव हुई हैं, उनको देखकर एक उम्मीद जागती है कि मध्य प्रदेश में हम बहुत अच्छा करेंगे। कुछ विषय हैं जिन पे निश्चित तौर पे बाद में कभी बात करेंगे। मैं आप सभी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि भोपाल में इतना एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है और आपकी पूरी टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई पूरे डिक्की परिवार की ओर। थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्रीमती रेणु नायक मैडम, अगर मेरी बात सुन पा रही हूँ। हेलो, नमस्कार सीएम साहब, मैं रेणु नायक मावे और लघु उद्योग भारती दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कहना चाहिए कि महिला सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 50% ऑफ द पॉपुलेशन। सर, हम लोग की बहुत समय से डिमांड रही है मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल एरिया की, जिसमें कि हमको फ्लैट सिस्टम में हमारे को काम करने की जगह मिले। काफ़ी समय से हम लोग इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। दूसरा, अभी जो आपने टेक्सटाइल के प्रमोशन के लिए जो पॉलिसीज़ लाए हैं सर, उसमें थोड़ा सा हैंडलूम सेक्टर को भी बढ़ावा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड आई होप कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है उसके बहुत पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप अपने सुझाव हमें लिख के भी भेज सकते हैं। अब हम कार्यक्रम के अगले चरण की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार जोरदार तालियां। इतनी सार्थक आप लोगों ने परिचर्चा की और अब हम सब के लिए बड़ा परम सौभाग्य आ चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज प्रोत्साहन राशि अपने शुभ हाथों से 1100 इकाइयों को एमएसएमई के 450 करोड़ से अधिक की राशि मैं सादर आग्रह करूंगा रिमोट के माध्यम से हम सबके इच्छा शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी दूरदर्शी सोच और नवाचार के साथ आज एक एमएसएमई के लिए एक बड़ा दिन है। 1100 से अधिक इकाइयों के 450 करोड़ से अधिक राशि का एक बार जोरदार तालियां आपके सहभागी बने। 1100 से अधिक एमएसएमई की इकाइयों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 450 करोड़ अलग अलग मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एमएसएमई अर्थव्यवस्था की आधार है और उसको अपने प्रतिबद्ध सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी दूरदर्शी और नवाचार के धनी आज इस बड़ी राशि का अंतरण। जोरदार तालियां आपकी सहभागी बने।
बड़ी ही गौरव के क्षण, हमारा 7वां स्थान है पूरे देश में एमएसएमई में। जीडीपी में हम जानते हैं 30% का कंट्रीब्यूशन है। और परम सौभाग्य माननीय मुख्यमंत्री जी के आज, जिन्होंने हम सबके इतने व्यस्ततम समय के बीच में समय निकाला। और अब मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, नवाचार, इच्छा शक्ति और दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश जो कि जीआईएस के माध्यम से पूरे देश में एक अलग उद्योगों की एक नीतियों के माध्यम से आज मध्य प्रदेश पहचाना जा रहा, आपकी दूरदर्शी सोच से। सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। आपकी तालियां और माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे एमएसएमई मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, अभी अभी विस्तार से जिनने बहुत अच्छे से बात रखी, हमारे माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, हमारे सभी अधिकारीगण और आप सब, ये अभी अभी लगभग 2000 इकाइयों में जो 454 करोड़ की राशि डाली, ये थोड़ा सा इसका मैं आंकड़ा देख रहा था, मध्यम श्रेणी की 2024 तक की 200 करोड़ की राशि उनके खातों में डाली है। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे सारी एमएसएमई इकाइयों के मित्रों को, और सूक्ष्म लघु इकाई को भी 150 करोड़ जाति के दोनों सेक्टर में। तो इस साल तक का भी आपका पूरा ये आंकड़ा पूरा कर दिया। सरवैया जी, आपको बधाई देना चाहूँगा। ये लगभग हमारा बैलेंस सब मिलाकर के 50, 54, 150 और 200 सब मिलाकर के 454 करोड़ की राशि अपनी सभी खातों में आई है। तो मैं मान के चलता हूँ ये एक नया दौर है। एक बार पहले और डलवाई थी, कितने दिन पहले की बात थी, पिछले महीने ही थे ना, 400 करोड़ उस दिन भी डाले थे। तो 400 और 454 लगभग ये 850 करोड़ के आसपास की डीबीटी बगैर किसी बाबू की फाइल घुमाते घुमाते, किसी को बुलाते बुलाते, सीधे 1 to 1 आपका और सरकार की इन व्यवस्थाओं का पारदर्शिता के आधार पर। क्योंकि जब हमने कोई कमिटमेंट किया है, और ये भी बात सही है कि ये राशियां कोई 1 साल की नहीं थी, ये राशियां पुरानी थी, लेकिन हमने कहा सरकार तो सरकार है, सरकार ने कमिटमेंट किया तो हमको हमारे करंट ईयर से उनको सब्सिडी की आदत डलना चाहिए। और करंट ईयर से डलने में स्वाभाविक रूप से आप भी सब समझते हैं कि सरकार बनने के बाद ही सरकार पे बहुत सारे प्रकार से अलग अलग कामों को करने का, बहुत सारी योजनाओं का, कई सारी बातों का, इतना अलग अलग प्रकार का। लेकिन हमने कहा जो भी है, हमारा भाव क्लियर है कि सरकार अगर अपनी वित्तीय जबान को व्यवस्थित नहीं रखेगी, अगर उसके प्रति ईमानदारी नहीं रखेगी, तो व्यापार व्यवसाय तो नहीं हो सकता है। व्यापार व्यवसाय की पहली सीढ़ी है कि हम अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रखें और उस सुचिता के आधार पर आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, तो उसके पहले पहले हमारा सारा, और अभी तो आपका जो बचा है कोशिश करेंगे, 3rd सप्लीमेंट्री बाकी है, अभी इधर उधर के विभाग के और भी आएंगे, तो सारे के सारे जो हिसाब किताब चूकता करेंगे, हमारे पास के पुराने कमिटमेंट जितने हैं, कोशिश करेंगे वो सारे के सारे साफ कर। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात भी है। कई बार कई लोगों को ये समझ में नहीं आता, तो मैं जरूर एक बात अपनी बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ विक्रम संवत के परिवर्तन की सबको जानकारी होगी।
तो हमारे यहाँ संवत का आधार क्या रहता है? ये आधार व्यापार आधारित है किसी को जानकारी? व्यापार की सबसे बड़ी पहचान संवत के परिवर्तन के साथ जुड़ी। अब ये थोड़ा सा दुविधाजनक मसला होगा कि हमारे यहाँ विक्रम संवत 2081 चल रहा है, अब ये 30 मार्च को 2082 जुड़ेगा। और एक और मजे की बात है, संवत 2 प्रकार के चल रहे हैं पूरे देश में। एक संवत है शक संवत, एक संवत है विक्रम संवत। हमारा संवत मोटे तौर पर तो विक्रम संवत से जुड़ता है, जिसके आधार पे हम अपनी सारी त्योहार व्रत पूरे वर्ष की गतिविधि विक्रमादित्य के विक्रम संवत के नाम पर इसको लागू करते हैं। लेकिन यह भी मजेदार बात है कि संवत को चालू करने का अधिकार किसको है? जैसे ईस्वी सन चल रहा है तो ईस्वी सन ईसा मसीह साहब के साथ जुड़ता है और हिजरी संवत मोहम्मद साहब के साथ जुड़ता है। लेकिन भारत का संवत भगवान श्री राम के साथ भी नहीं जुड़ रहा है, भगवान श्री कृष्ण के साथ भी नहीं जुड़ रहा है। तो ये दुविधा तो ध्यान में आएगी ना कि हमारे यहाँ इनके साथ क्यों नहीं जुड़ा? और ये नहीं, ऐसे बहुत सारे देवी देवता। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हमारे यहाँ ये जो सामर्थ्यवान होकर के जीने की जो परंपरा है, इस परंपरा से समूचे जीवन की व्यवस्थाओं को जोड़ के देखा है। ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जो संवत चलाना चाहता है उसके पास इतना धन होना चाहिए कि उसकी सारी भूभाग के परिक्षेत्र में किसी पे 1 पैसे का कर्जा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? जिसके पास इतना धन हो कि वो अपनी सारी प्रजा का कोई भी कर्ज बाकी नहीं होना चाहिए, वो अपने सामर्थ्य से चुकाने का दम चाहिए। तो जब विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करते हुए शक संवत या उस समय के शकों को हरा करके अपने देशभक्ति का ज्वार पैदा किया, सुशासन की स्थापना करी, एक एक करके सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा करते हुए शासन के सारे सूत्र लिए, जिसमें विक्रमादित्य के नवरत्न आज हम सब जानते हैं। जैसे महाकवि कालिदास, इनको कश्मीर से बुलाया। बेताल बहुत विद्वान आदमी है, कभी उसकी कहानी बाद में सुनाऊंगा। बेताल कोई भूत नहीं है, बेताल अत्यंत विद्वान आदमी। लेकिन बेताल ने अपने कामों के बलबूते पर उनकी अपनी एक अलग साख है। आज अपन उसका छोटा छोटा बातचीत में 1-2 चीज ध्यान में आएगी। जैसे मैं माननीय मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के। मोदी जी ने किसके कारण किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज हमको एक बात ध्यान में आएगी। अजीत डाभोल का नाम सबने सुना होगा, सुना है ना? अब अजीत डाभोल की विशेषता बताने की जरूरत है क्या? हमारा किसी भी सरकार के साथ राष्ट्रीय सैन्य सुरक्षा का कोई भी मसला होता है तो उसके पहले डाभोल हमको दिखाई देते हैं। दिखाई देते कि नहीं देते हैं? तो अफसरों की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं, लेकिन परिस्थिति और व्यक्ति को परखने वाले की कमी होने के कारण, व्यक्ति को परखने की जो कमी है, ये डाभोल साहब रिटायरमेंट के बाद घर बैठे हैं 10 साल, कोई काम इनको नहीं मिल रहा है, लेकिन इनको घर से बुलाते हैं कौन? मोदी जी। अब ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जोरदार तरीके से इस बात का सम्मान करें कि हमारे पास, और ये जो मुद्दा है इससे बाहर बुला करके सलाहकार तो नियुक्त कर सकते हैं, तो सुरक्षा सलाहकार बना करके उनको उनकी योग्यता का लाभ ले रहे हैं। और सारे उलझे सुलझे मसलों में मोदी जी की यही विशेषता है, एक एक योग्य व्यक्ति को जुटा जुटा करके हमारी इन सारी व्यवस्थाओं से देश चलता है। देश एक आदमी से नहीं चलता, लेकिन सुयोग्य लोगों का संयोजन अगर कर लो। तो मैं बता रहा था, तो विक्रमादित्य ने विक्रम संवत को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले अपने धन संपदा के बलबूते पर सारी प्रजा का कहा कि किसी पे भी कोई कर्जा हो, कोई भी व्यवसाय कर रहा है, वो सारा अपने पास रिकॉर्ड देने वाला और लेने वाले सब आ जाए। तो उज्जैन में कभी आप जाना, छिपरा के किनारे भरतरी गुफा के पास एक ऋणमुक्तेश्वर महादेव, वो ऋणमुक्तेश्वर का मतलब ही ये है
कि वो अपने उस सारी प्रजा के सारे ऋण के सारे रिकॉर्ड बुलवा करके वहां इकट्ठे करवाते गए। किसी का भी कोई कर्जा है वो सारा कर्जा सरकार चुका रही है, विक्रमादित्य चुका रहे हैं, और बाकी अपना कर्जा मुक्त हो करके आप शान से जियो। अब यहां एक संकट खड़ा हो गया, कर्जा तो मुक्त हो गया कल तक का, अब आज क्या करेंगे, फिर संकट खड़ा। तो ये अपने संवत चलाने वाले की और विशेषता है कि वो इतना धन रखते हैं कि अभी तक का तो पूरा कर दिया, लेकिन वो सब अनुकूलता बनाए जिसके भरोसे से अब आप इतना बड़ा काम करते हैं कि आज हम अपने यहाँ सरकारी नौकरी का अगर कोई आंकड़ा पकड़े कि अगर हम केवल सरकार की नौकरी के भरोसे रहेंगे तो इस आंकड़े में आपको बताना चाहूंगा, केवल हमारी सभी प्रकार की समृद्धि का आधार क्या है, देश की सुरक्षा में सेना लगी, सेना है अपने पास, और देश की सेना पे सबको गर्व भी है। लेकिन 142 से 45 करोड़ देश में सभी प्रकार की सेनाओं की संख्या गिनती कर लो कितनी है। अब तो गूगल का जमाना है, लेकिन मैं बता देता हूं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना सब अगर हिसाब लगा लो तो सब मिला के केवल 13.5 लाख है। अब बताओ देश कितना बड़ा है, लेकिन सेना, लेकिन ये नहीं, और पुलिस और बाकी भी सारे जोड़ लो तो सब मिलाकर के पूरे देश के अंदर केवल 40 लाख के अंदर सारा सशस्त्र बल, पुलिस बल सब आ जाता है, और ये सारी सुव्यवस्था स्थापित करता है। लेकिन क्या अपने लिए, बाकी देश के लिए बाकी का हलचल और जीवन कैसे चल रहा है? तो ये केवल नौकरी से काम बनेगा नहीं, नौकरी की सीमा कितनी छोटी है, लेकिन पूरा देश तो चल रहा, अलग अलग छोटी छोटी एमएसएमई से लेकर के कितने प्रकार से रोजगार के संसाधन चल रहे हैं। तो इनको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो देश कैसे चलेगा? और इन व्यवस्थाओं को, सेना का आवश्यकता जहां है वहां बॉर्डर पे परमात्मा की दया से दुनिया की दूसरे नंबर की सेना है हमारी, जो इन सब व्यवस्था से निपटती। जोरदार ताली बजाओ सेना के लिए भी। लेकिन उसका अपना काम जो करना वहां करेंगे, लेकिन जो देश के बाकी लोग कर रहे हैं, ये भी आपका काम भी कम नहीं है। जो उद्योगपति कई लोगों के परिवार पालता है, कितने लोगों को लेके चलता है, अपने घर के परिवार के लिए 2 रोटी खिलाना मामूली बात, लेकिन सबके लिए काम करा रहे। तो ये अनुकूलता तो बनाना चाहिए, और ये आपके माध्यम से केवल आप प्रदेश के लिए करो, देश के लिए ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि हम तो अपनी कोई भी कथा भागवत कोई आयोजन करते तो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब सबके सुख की कामना करेंगे तो हमारे यहाँ तो दर्शन भी स्पष्ट है, भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। हमारे यहाँ तो भूखे पेट कोई भजन होते हैं क्या? अपना दर्शन बहुत साफ है कि व्यक्ति के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सबको होना चाहिए, लेकिन उसमें जितने गुण है, उसमें जितनी विशेषता है, उसका अनुकूलता का माहौल भी मिलना चाहिए। और इसी माहौल के बलबूते पर हमारा देश सदैव से सबके सामने अपनी एक अलग पहचान, अलग साख लेके चलता है। और अब तो मोदी जी का जमाना है, तो स्वाभाविक रूप से हमने कहा कि जो जो देना है वो सब देंगे। और उसके बाद में प्रदेश को फिर भी, आज मैं कल अपने माननीय कई मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ रहा था और मैंने सबके अलग अलग बजट भी देखे, प्रगति भी देखी, और कई बार ये बात भी निकलती। अब आप बताओ, कभी कभी कह देते हैं, ये पेपर में आता है तो आपको ध्यान में आएगा कि सरकार ने 5,000 का कर्जा लिया, सरकार डूब गई। अरे भैया, कहां से डूब गई? सरकार का बजट पिछली बार का 3.5 लाख करोड़ का है। कितना है? और हमारा इस साल का खर्चा 3.5 लाख करोड़ का हमने किया है। हमने लिया 40,000 करोड़ जो मार्च तक का है, लेकिन खर्चा कितना कर रहे हैं? अब आप बताओ दोनों में कितना अंतर हो गया? जहां 3.5 लाख करोड़ का है और हम केवल 40 है, वो तो बैलेंस हमको रखना है। ये वित्तीय व्यवस्था में आपसे ज्यादा कौन समझेगा? और इस साल जो हमारा बजट आने वाला है वो 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा आने वाला है। हमने कहा कि सरकार 5 साल में डबल बजट करेगी अपने व्यवस्थाओं के बलबूते पर। और आसपास के सभी राज्यों की मैं आपको केवल 2 आकलन बताना चाहूंगा। हमारे से बराबर में राजस्थान का बजट आया 3.25 लाख करोड़ का, अर्थात हम उससे वहां भी आगे हैं। हरियाणा का 2.25 लाख करोड़ का है। उड़ीसा का 1,90,000 करोड़ का है। हमसे 5 गुना बड़ा है, मतलब 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। उसका बजट अभी 2 दिन पहले आया, उसका बजट 8,10,000 करोड़ का है।
और हमारा 8.5 लाख करोड़ से अंदर की आबादी हमारा 4 लाख से ऊपर जाने वाला है। अब आप बताओ इकोनॉमिकली हम कहाँ खड़े हैं? आपसे अच्छा कौन समझेगा? मैं जिनके सामने बात कर रहा हूं ये सब फाइनेंस के तो जानकार है ही, और होना भी चाहिए। तो इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर, लेकिन जो परमात्मा ने हमको जो संसाधन दिए, जो व्यवस्था दी है, आप बताइए किसी भी क्षेत्र में हमारे यहाँ ऑर्गेनिक कॉटन या ऑर्गेनिक सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए देखें तो आज हमारे रेडीमेड गारमेंट्स और बाकी चीजों में जिस प्रकार का समय चल रहा है, और केवल कॉटन का नहीं, सब सेक्टर में सभी प्रकार से, तो ये जो बताया गया, आप मैं अभी नोट भी कर रहा था कि आप में से कुछ लोगों ने अच्छे मुद्दे उठाए, तो सही बात है। अब काय के सोने के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ो, अब हाँ उद्योग लगाओ, डबल कमाओ अपने पास, ये वर्तमान का समय चल रहा है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही कि जब बाकी निराशा रहती तो सरलता रहती कि कहीं ना कहीं जमीन में अटका दो, तो वो जो एक तरीका होता है। लेकिन जब हमारे इस व्यवस्था के चलायमान व्यवस्था में देखें तो निश्चित रूप से, और इसके अंदर भी जो हमारे उद्योगों के आधार पर, अब आप बताओ कि अपने यहाँ रोजगार परक उद्योग लगाने जाओगे तो सब मिला करके कभी जोड़ बाकी लगा के देखे तो डर लगता है बोलने में भी कि आप लगाओगे जिसका रिटर्न सरकार के माध्यम से 200% रिटर्न हो रहा है। अब कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई दूसरा काम मिलेगा क्या आपको कि जहां 200% रिटर्न मिल रहा? आप इंडस्ट्री के क्षेत्र में आओ, टूरिज्म के सेक्टर में आओ, 100 करोड़ की आप कोई अपनी बड़ी यूनिट खड़ी कर रहे हो टूरिज्म में भी, तो 40 करोड़ कैपिटल में आपको सरकार मदद कर रही, और बैकवर्ड सेक्टर में जाओ तो 58% मदद कर रही। तो आप भले ही सोना भी लोगे तो 10-10 हजार बढ़ेगा, इतना तो नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन ये जो अपना इसका माहौल बन रहा है, मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में और कई जगह कई अपनी एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग आ रहे हैं। एक विनीत मित्तल जी ने कहा कि मैं आपके यहाँ और 50,000 करोड़ लगाने वाला हूं, तो हमने कहा बहुत अच्छा स्वागत है। और उन्होंने कहा मैंने आगर के पास में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, अभी ट्राइडेंट वाले आए थे, उन्होंने कहा हमको तो कोई आपकी जमीन भी नहीं चाहिए सरकारी, हम कुछ नहीं करने वाले, आप हमको 2000 एकड़ जमीन दिलवा दो, हम खरीद लेंगे, हमको बैंक से भी लोन नहीं लेना। तो सुन के भी अटपटा लगता है कि 2000 एकड़ जमीन खरीद लेंगे फिर इंडस्ट्री लगाएंगे, तो उसकी तरलता की क्या स्थिति है, आर्थिक क्या पर। वैसे कैसे ही विनीत मित्तल जी ने कहा, तो मैं मजाक कर रहा था कि थोड़ा थोड़ा तो मैं भी समझता हूं ना, आप अच्छा कर रहे हो कि भैया आप अपनी एनर्जी सेक्टर में, सोलर में, विंड में आपने जमीन खरीद के ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जब तक चलेगी, जब तक बिजली चलेगी, नहीं तो बाल बच्चे जमीन में आनंद कर लेंगे, ये भी अच्छा आनंद है, ये व्यापार का तरीका, इससे अच्छा क्या मिलेगा? यही तो हिसाब है कि कहाँ चक्कर में पड़े, उद्योग विभाग के चप्पल घिस जाती, बाद में जमीन इधर बदलाओ उधर बदलाओ, बदलते नहीं है, 50 परेशानी करते हैं। लेकिन अब तो नहीं करेंगे, मेरे को लगता है भरोसा अच्छा, अपनी पॉलिसियां बहुत अच्छी हो गई है। एक बार ताली बजा दो, विभाग वालों को भी लेके चलना पड़ता है। मैं कभी उधर देखता हूं तो आपकी आत्मा आ जाती, इधर देखता हूं तो इधर से ही बोलना पड़ता है लेकिन तालमेल तो करना पड़ता है इन व्यवस्थाओं के आधार पर, क्योंकि हम और आप सब मिलकर के एक सरकार है, और सरकार के नाते से इन व्यवस्थाओं के बलबूते, तो ये सच में ये बात सही थी कि हमारी इन्वेस्टर समिट भोपाल में करने का बड़ा कारण यही था कि भोपाल हमारी राजधानी, अगर हम यहां नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और ये बात भी सही है, जैसे आप ये समझना, एक शब्द बहुत अच्छा चलता विश्वास जी, माननीय मंत्री जी, गुरुत्व, और ये गुरुत्व के पीछे गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने भले ही दिया हो, लेकिन न्यूटन से पहले हमारे यहाँ गुरु का अर्थ मालूम है। और गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है कि गुरु बड़ा होता है और चेला छोटा होता है, तो बड़ा छोटे के प्रति आकर्षित होता है। इसलिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में चंद्रमा चक्कर लगाता है, और चंद्रमा के साथ पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण उधर जा रहा है, और ये पूरा सौरमंडल गैलेक्सी के चक्कर लगाता। तो जो बड़ा होता है उसको छोटा आकर्षित करता, छोटा बड़ा बनना चाहता। तो देश भर के और देश के बाहर के बड़े बड़े भोपाल ला के दिखाएंगे तो हमारे लोग भी बड़े बनेंगे ना। ये मौका तो मिलना चाहिए राज्य के अंदर। हम ये नहीं लाएंगे तो क्या फायदा है? हमको मालूम है कि आज हमारे लिए बड़े बड़े नाम अन्य राज्यों के हैं, तो हमको कितना अच्छा लगेगा हमारा आदमी भी इतना बड़ा बने। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो हर एक भी संभावना है, उसको बनने का मौका मिलना चाहिए, उसको सारी बात समझने का, नजदीक से देखने का, सोचने विचारने का, अपने संसाधनों को वापरने का। इसलिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को हमने आप बड़ों को नीचे दिखाने का प्रयास भी करा
कि यहाँ भोपाल में बढ़े, लेकिन शहडोल में ये थोड़ा छोटा स्थान है, तो शहडोल वाले भी आगे बढ़ना चाहिए। नर्मदापुरम वाले तो आज तक आश्चर्य में कि इतने सारे कहां से आ गए और इतना बड़ा कैसा इन्वेस्टमेंट हो गया। नर्मदापुरम तो बिल्कुल अपने पास के हिस्सा था, लेकिन ये कितनी छोटी छोटी बात है। आज के जमाने में जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनने वाली, अब लिथियम की बैटरी चाहिए तो पानी बहुत चाहिए। नर्मदा का पानी हम मांगते हैं ना, भोपाल में कितने कष्ट है, लेकिन नर्मदा का कितना जलराशि अपने पास वहीं मौजूद है। अब ये छोटी छोटी बात है, लेकिन पावर सेक्टर में आजकल सेफ एनर्जी का कौन सा वाला पंप स्टोरेज। अब पंप स्टोरेज में कितनी छोटी सी बात कि पंप स्टोरेज में बिजली बनाने का एक सिस्टम चला, और वो सिस्टम ये है कि जैसे बिजली रात में बनाओ तो अच्छा पैसा दे देती है और दिन में बिजली का कीमत घट जाती है। तो अब ये बड़ा जोरदार मसला है कि बिजली को ज्यादा कमाने वाले सोचते हैं कि अब रात में ही बेचेंगे, दिन में क्यों चक्कर में पड़े। अब ये बिजली रात और दिन में थर्मल पे रहो तो 24 घंटे कोयले जलेंगे, उनका हिसाब लगेगा। लेकिन ये सिस्टम भी बन गया कि आजकल एक नीचे बड़ा टैंक बना दो, एक ऊपर टैंक बना दो, तो ऊपर से पानी नीचे लाओ तो बिजली बनती रहेगी, और वो बिजली बनेगी तो आप जब रात में आला अच्छी कीमत मिल रही तो उधर चला दो। अब इसमें एक और रचना बन गई कि दिन में थर्मल ये दिन में उनको अपनी सोलर से बिजली ले लो, तो वो जो पानी नीचे गिरा है उसको वापस अपनी बिजली से ही चढ़ा लो, तो वो वापस चढ़ा लो और बाद में फिर उससे गिराते रहो, तो पानी वो का ऊपर नीचे होता रहेगा, काम चल जाएगा और बर्बादी कम हो जाएगी। इसको पंप स्टोरेज, ये हाइड्रो, ये ग्रीन एनर्जी हो गई। अब इसमें भी और जब दिमाग चलता तो ज्यादा ही चलने लग गया है। उन्होंने कहा यार ये तो अच्छी बात है कि नीचे से ऊपर गिराओ, तो हमारे यहाँ तो लोगों ने और दिमाग लगाया। अब हमारी पॉलिसी में उसको भी जोड़ दिया है कि जैसे अपना सरदार सरोवर, नर्मदा सागर, ये सब बड़े बड़े डैम बने, तो नीचे भी काय का टैंक बना, वो पानी वहां में ऊपर चलाते रहो तो नीचे तो अपने आप स्टोर है ही सही है। क्या पहाड़ अपने पास है। अब अपने ओंकारेश्वर वगैरह में क्या है, बड़े पहाड़ पे ऊपर से वो पानी नीचे तो अपने आप आएगा, केवल विभाग से स्वीकृति चाहिए। तो हमने भी थोड़ा चार्ज घटा बढ़ा दिया कि चलो ठीक है, आपको नीचे टैंक नहीं बना रहो तो थोड़ा सा हमारी सरकार को क्या फायदा दे रहो, चलो ऊपर ले लो। अब उसमें है क्या, पानी एक बूंद का नुकसान नहीं, पानी वहीं का वहीं रोटेट हो रहा है, लेकिन उस रोटेट होने में बिजली तो अपने को मिल ही रही। ऐसे जो हमारे चेतन जी ने बात सही कही कि ये जब नई इंडस्ट्री लगती है, नया प्रकार आता, तो ये बात सही है कि एक तरह से सरकार के व्यवस्थाओं में ये भाव होना चाहिए कि नए उद्योग लगना चाहिए, नए उद्योगों को मदद मिलना चाहिए, ये तो समझ में आता। लेकिन ये कठिनाई भी हमने रखी सबके सामने, और अधिकारियों को मैंने कहा कि एक तरफ आप नई की बात करो, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा कठिनाई तो वही होती है जो हमारी पुरानी इंडस्ट्री चल रही है। अब पुरानी इंडस्ट्री चलते चलते वहां लेबर भी बेचारे बहुत दिन से काम कर रहे हैं, उनके क्लेम भी बड़े हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी भी थोड़ी पुरानी हो जाती है। ऐसे में बाजार में कई और प्रकार की चुनौतियां भी खड़ी हो जाती। तो जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चली, अब सब कोई बिरला जी तो है नहीं कि आज तक चल रही है नागदा वाली, कई जगह ताले लग जाते हैं, लग जाते हैं। तो ये जो समय बदलता, तो एक प्रयास ये भी होना चाहिए कि वो जो इंडस्ट्री 10 साल 15 साल 20 साल पहले से जो चली है उसको हम क्या लाभ दे सकते हैं। तो एक बड़ा लाभ तो बिजली का ही है। जब लगी थी इंडस्ट्री तब बिजली के दाम क्या थे और आज कितने बढ़ गए, तो इसलिए एक लाइन ये भी रखी। तो आपने राघवन जी जोड़ दिया ना, अपन हमने प्रयास ये किया कि जो हमारी पुरानी इंडस्ट्रियां हैं उनको भी नवकरणीय ऊर्जा का लाभ दिलवा दें, ताकि वो अपनी बिजली सस्ती कर ले तो और अपने ढंग से फैक्ट्री चलाए। जो ऑलरेडी फैक्ट्री चला रहा है उसकी मदद कर देंगे तो कई जगह अपने आप जिनको रोजगार मिला हुआ सेक्टर बना हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पर आपके हाथ बात तो खुली नहीं रहे, मुझे लगता है बेकार बोल दिया। मैं तो आपके हित की बात कह रहा था। तो मैं समझता हूं ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आज तो अपने लिए सबके लिए आपकी भूमिका डबल है। अगर मैं भोपाल में बात कर रहा हूं, बहन के लिए बताया 48% की, हमने अपने सारे ऐसे पिछड़े जिले जहां पर अभी उद्योग के काफी गुंजाइश और उसमें कम राशि से भी, और बहनों के लिए भी तो उद्यमिता के लिए आपको 10% की विशेष छूट दी है कि हमारे यहाँ, और मल्टी स्टोरी के लिए भी। अब मल्टी स्टोरी के लिए तो हमारे लिए कितनी बढ़िया पॉलिसी है। अभी एवरेज बिल्डिंग कितने की पड़ती है, क्या स्क्वायर फीट पड़ती है? अरे कम बता रहा, और बढ़ाओ, कितने की है? 1500 1600 बताओ, क्योंकि 800 की छूट देने वाले हम आप। एवरेज
सरकार के आधार पर आप अपनी मल्टी स्टोरी बना लोगे तो हम आपको 800 रुपए स्क्वायर फीट की छूट दे रहे हैं। आपके अपने कैंपस के अंदर अगर आप अपने लेबर को रखने के लिए आवासीय गुंजाइश चाहोगे तो आवासीय गुंजाइश को भी परमिसेबल कर रहे हैं। और उससे आगे बढ़कर के आगे जाकर के तो ये भी प्लान कर रहे हैं कि हमारे जो वहां रहने वाले लोग हैं और आप भवन बना रहे हो उनके हॉस्टल टाइप के, कमरे टाइप के, तो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उसका ब्याज और उसमें भी छूट देने वाले हैं। वो व्यवस्था भी इससे जोड़ रहे हैं। अब मुझे लगता है ज्यादा बता दूंगा तो फिर थोड़ा खतरा हो जाएगा लेकिन कुल मिलाकर के इन सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारा ये औद्योगिक सेक्टर अपने आप में मजबूत होकर अपने स्थान पे खड़ा हो जाए। और ये मैं देश में क्या दुनिया में भी जहां भी जाता हूं इस बात को बोलता हूं कि सारे इस चीजों के लिए बाकी लोग भी लाभ दे सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमने निवेश की पॉलिसी लाए ये पूरे देश में सबसे अच्छी पॉलिसी अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है, ये बात पक्का है। और उसके बाद परमात्मा की कई कृपा हम पे है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। आप अपन मध्य में है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाकी चीजों के लिए कितने प्रकार से लाभ, इसलिए बहुत सारी बातों का लाभ अपन सब लेंगे। और मेरी अपनी ओर से जैसे ट्रांसपोर्टेशन की और बाकी बातें तो आई गई, दोहराना नहीं चाहूंगा, ऐसी सारी चीजों का लाभ मिलेगा। आज के इस अवसर पर आप सब यहाँ आए और अब आपकी भूमिका मेहमान नवाजी की भी है, आपके द्वारा भोपाल की इज्जत बचाने का भी है, साख बचाते हुए भोपाल का गौरव बना रहे। हमारी सबकी भूमिका अपनी अपनी रहे। आने और जाने वालों को ऐसा लगना चाहिए कि भोपाल वो बार बार आते रहे, ये प्रयास हमारा सबका रहेगा। मेरी अपनी ओर से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति, नवाचार, दूरदर्शी नेतृत्व, मध्य प्रदेश को एक उद्योग के क्षेत्र में सशक्तिकरण की प्रतिबद्ध सोच ने आज मध्य प्रदेश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 24 तारीख के दिन इतिहास रचेगा मध्य प्रदेश। 60 से ज्यादा देश आ रहे हैं, जोरदार तालियां। देश के चुनिंदे बात करें उद्योगपति होंगे। और आभार से पूर्व भोपाल के एक साथ टीम जो कि बेस्ट द्वारा GIS में आने वाले सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को भोपाल की सभी जानकारियां को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक बहुत सुंदर कॉफी टेबल बुक बनाई गई है। उनके विमोचन के लिए मैं सादर पूरी बेस्ट की टीम को आमंत्रित करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ी आदरपूर्वक आग्रह करता हूं कि आज भोपाल की ये एक साथ बेस्ट टीम है जो GIS में आने वाले सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को सभी जानकारियां भोपाल की जो अपने विशेषताएं हैं उससे अवगत करा रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से ये सुंदर कॉफी टेबल बुक बनाई गई है जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी और ये ई बुक के रूप में, तो एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए। माननीय राघवेंद्र सर भी और पूरी टीम इस समय देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर ये अभिनव पहल किया गया है भोपाल एक साथ टीम के द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से रुचि लेते हैं नवाचार के लिए। हमारे जो भोपाल की विरासत है, यहाँ की पहचान, और वाकई उस पहचान को दिलाने के लिए और बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण, बहुत ही सुंदर पल है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सबके बीच एक बड़ी सौगात भी दी है जिन्होंने प्रोत्साहन राशि 1100 से अधिक अगर MSME इकाइयों को 450 करोड़, जिससे बात करें पारदर्शिता, निष्पक्षता, सरलता, शासन के तमाम जो सुगम नीतियां हैं, मध्य प्रदेश एक नई दिशा और इच्छा शक्ति के साथ आपके नेतृत्व में। और फिलहाल ये बेस्ट टीम के विमोचन कॉपी बुक बात करें इससे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से, और बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं प्रियंका दास मैम से आग्रह करूंगा कि आप आए और आभार व्यक्त करें आज के इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे विभाग के MSME मंत्री जी, माननीय विश्वास सारंग जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी, समस्त अधिकारीगण एवं उपस्थित समस्त MSME उद्योग
पति, इनके सारे यूनिट्स, हमारे समस्त साथी अधिकारीगण, मैं सबके विभाग की तरफ से सबसे पहले आप सबको GIS में आमंत्रित करती हूं एवं आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रीगणों को आभार व्यक्त करती हूं एवं समस्त अधिकारीगण जिन्होंने मेहनत करके ये टाइमली इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस दिलवाया है, और उनको भी बधाई दूंगी एवं आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत हृदय से आज के इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी गणमान्य व्यक्तित्वों